हेलो दोस्तों, क्लाइमेक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्या हालचाल है भाई आप सभी का। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपने लक्ष्य पर निगाहें टिका करके आगे की ओर बढ़ रहा हम सभी का कारवां। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम चलेंगे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इन दिनों बहुत ही चर्चा में। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को अगर हम लोग देखें तो वास्तव में उनका विभाजन दो पार्ट में किया गया। एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और एक पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहलाती हैं। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला के सहारे उनका विस्तार होता है, जो आगे चल करके नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो आज के इस सफर में जिन पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर या जिन पहाड़ियों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वे सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत पाई जाने वाली पहाड़ियां होंगी और उनमें क्या चर्चा का विषय है और आपके एग्जाम में वहां से क्या प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आज के यहाँ की इस क्लास से हर एग्जाम में आपको चर्चित पहाड़ी, खास करके दक्षिण भारत की पहाड़ी से सवाल जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू किया जाए आज के इस सफर में। सबसे पहले अगर हम देखें तो चर्चा में है इन दिनों वरुशनाद पर्वत। आप कहेंगे वरुशनाथ पर्वत ये कहाँ है भाई। तो सबसे पहला बात तो यही होगा कि वरुशनाथ पर्वत ये कहाँ है भाई। तो ध्यान रखना, ये पर्वत आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछ बैठा कि वरुशनाथ पर्वत कहाँ है तो आप इसका आंसर करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्षेत्र की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत इसको रखेंगे। तो वरुशनाथ पर्वत हिल्स तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में जब आप जाओगे तो थेई जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार माना जाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को लेकर के ही बात करेंगे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कहने का तात्पर्य मेरा या आपका यहां से होना चाहिए सह्याद्री पर्वतमाला से। क्या है सह्याद्री पर्वतमाला, और ये जैसा कि हमने बताया नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स का हिस्सा हो जाता है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का इसको हिस्सा बता रहा है और पश्चिमी घाट में ये इसका पूर्वी विस्तार, ध्यान रखना। इसके अलावा इस पर्वत से यानी वरुशनाथ पर्वत से एक नदी निकलती है वेंगई नदी के दक्षिण में और मदुरै के दक्षिण पश्चिम में ये फैला हुआ है। उबड़ खाबड़ इलाकों वाली यह श्रृंखला कुम्मम घाटी, एक सवाल आपका ये भी बनेगा, कुम्मम घाटी किस राज्य में है। तो कुम्मम घाटी आपका तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। तो यहां से कुम्मम घाटी को भी आप पकड़ लीजिएगा। कुम्मम घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु के पश्चिमी घाट और को अलग करती है तथा मेघमलाई पर्वतों से जुड़ी हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 से लेकर के 1500 मीटर के आसपास तक की आती है और ये पर्वत श्रृंखला बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही खास बन जाती है। तो ध्यान रखना, वरुशनाद पर्वत तमिलनाडु, कुम्मम घाटी तमिलनाडु, मेघमलाई पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु। यहां से एकदम इन सभी को याद रख लेना है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया वेंगई नदी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वेंगई नदी का उद्गम इसी पर्वत से होता है, इसी वरुशनाथ पहाड़ियों से होता है। विशेष रूप से वलीपराई गांव के निकट यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई कम्मम घाटी से गुजरती है तथा पालकी की खाड़ी यानी पाक की खाड़ी भी इसको कह देते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको पाक की खाड़ी भी कहते हैं, पाल्क की खाड़ी में मिल जाती है। नदी की लंबाई 258 किलोमीटर है जो क्षेत्र की सिंचाई और अर्थव्यवस्था का आधार बनती है। वेंगई नदी किस पर्वत से निकलती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो ध्यान रखना, वेंगई नदी वरुशनाद पहाड़ियों से निकलती है तमिलनाडु के लिए। पूरा का पूरा प्रवाह इसका तमिलनाडु में ही है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग वरुशनाथ पर्वत की पारिस्थितिकी दशा की बात करें तो यह क्षेत्र, जैसा कि हमने आपको बताया, जैव विविधता के लिए घने जंगल, इसके अलावा पंचठांगी पहाड़ी सूखे में भी हरी भरी रहती है। इसके अलावा वेली मलाई सिल्वर हिल्स कहते हैं, इसी का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ चंदन, टीक, बांस जैसे वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वन्य जीवों में अगर देखा जाए तो हिरन, तेंदुआ और पक्षी की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु शीतल, वर्षा ऋतु में हरितमा से बहुत ही भरपूर हो जाता है और ये पूरा का पूरा इलाका अगर आप देखोगे तो ये पर्यटन आकर्षण के लिए, किसके लिए? पर्यटन आकर्षण के लिए पूरा का पूरा इलाका हमेशा चर्चा में रहता है। पर्यटन आकर्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनता है दक्षिण भारत के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इस पहाड़ी क्षेत्र में एग्रीकल्चर की भी बहुत ढेर सारी दशाएं डेवलप हुई हैं। एग्रीकल्चर की दशाओं में अगर आप देखो तो यहाँ पे कृषि लोगों का प्रमुख आधार है आजीविका के लिए। और यहाँ पे वरुशनाद में अगर देखें तो नारियल यहाँ का प्रसिद्ध है, जो कि वरुशनाद वैरायटी नारियल का नाम ही है। ये नारियल आकार में बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही मीठा होता है। इसके अलावा यहाँ चावल, गन्ना, काजू, मूंगफली और रेशम, कपास, घाटी में फल सब्जी भी उगाई जाती है जो स्थानीय बाजारों में लोकप्रिय है। पर्यटन इसका आधार है और ट्रैकिंग और नेचर वॉक के लिए ये बहुत ही आदर्श दशा है। तो दक्षिण भारत में कभी आपको जाने का मौका लगे
तो वरुसनाथ पर्वत जरूर घूमने जाइएगा, बहुत मजा आएगा। इतिहास संस्कृति की बात अगर देखा जाएगा तो ये प्राचीन काल में घने जंगलों के कारण वरुसनाथ जाने वाले लौटे ना जैसी कहावत प्रसिद्ध थी, जो खतरे का एक प्रतीक होता था। स्वतंत्रता पूर्व कदमानूर जमींदारों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि अड्डीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में एमजी रामचंद्रा, जयललिता जैसे नेता यहाँ रहे हैं। यहाँ पे धार्मिक स्थल मदुरै आपको मिलेगा। इसके अलावा आर्किडियोसीज यहाँ के चर्चित चर्च हैं, जो कि आपको वरुसनाथ पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही मिलेंगे। इतना आपको इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पर्यटन के लिए और सांस्कृतिक आधार इसका बहुत ही मजबूत आधार बनता है। तमिलनाडु के प्राकृतिक संतुलन और तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में इस पर्वत श्रृंखला का विशेष महत्व यहाँ से निकल के आता है। इससे तमिलनाडु सरकार इसके संरक्षण को लेकर के लगातार प्रयास करती रहती है और सभी के संरक्षण और संतुलन बनाने का प्रयास लगातार करती है। आगे चलेंगे, दूसरी जो चर्चित पर्वत श्रृंखला आती है वो आती है अनामलाई पहाड़ियां। अनामलाई पहाड़ियां अगर देखा जाएगा तो ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अनामलाई पहाड़ियां अगर देखें तमिलनाडु और केरल के सीमा पे पश्चिमी घाट में है। इस पहाड़ी का शाब्दिक अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा है, आपको जानना भी चाहिए कि अनाई मलाई पहाड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसको हाथियों की पहाड़ियां कहते हैं, क्योंकि यह हाथियां बड़ी संख्या में पाई जाती है। यानी इस पर्वत श्रृंखला में या इस क्षेत्र में, इस घाटी में हाथियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। ऊंचाई और बाकी अन्य मामलों में अगर देखा जाएगा तो अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है, यानी अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। जिसका नाम क्या है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर किसे कहेंगे, तो अनाईमुडी को दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कहते हैं, जो 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, वनों, वर्षा वनों, मनमोहक घाटियों के लिए जाना जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट बनाता है। क्या ये इसका इंपॉर्टेंट बनाता है? इसके अलावा यहाँ पे आप जाओगे तो जैव विविधता के संरक्षण के बहुत ढेर सारे पहलू हैं, बहुत ढेर सारे वन्य जीव यहाँ पे आपको मिलेंगे। वन्य जीव संरक्षण में देखा जाए तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पहले इंद्रधनुष वन्य जीव अभयारण्य इसका नाम हुआ करता था, बट अब ये अनाई मलाई टाइगर रिजर्व कहलाता है। यहाँ पे बाघ, इसके अलावा हाथी, गौर, नीलगिरी ताहर और अनेक दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर निवास करते हैं। क्या है? अनेक प्रजातियां निवास करते हैं। नीलगिरी ताहर, तहर ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु का, अगर इसको हम देखें तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है भाई। ये तमिलनाडु का क्या होता है? ये राजकीय पशु भी होता है। ये भी आप सभी को यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन पहाड़ियों से कई नदियां निकलती हैं, जैसे अलियार नदी, अमरावती नदी, पेरियार नदी, और दक्षिण भारत में कृषि और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इनका महत्व हो जाता है। कृषि और अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो अन्नामलाई में चाय, कॉफी, मसालों की खेती व्यापक रूप से होती है। और यह इलाका भारत की स्पाइसी बेल्ट यानी मसाला पट्टिका के रूप में जाना जाता है। यानी मसाला उत्पादन के लिए इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे खूब बनता है। ये इसकी एक अलग पहचान बन जाती है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक स्थल भी है, जिसमें अगर देखा जाए तो वलपराई यहाँ की प्रमुख हिल स्टेशन है, जहाँ के झरने और चाय के बागानों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है अन्नामलाई श्रृंखला में? तो यहाँ के आदिवासी समुदाय जैसे कि मलसर, पुलैन अपनी परंपराओं और नृत्य लोक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कुल मिलाकर के अन्नामलाई पहाड़ी या अनाई मलाई पहाड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक जैव विविधता का अद्भुत संगम आता है। इस पहाड़ी श्रृंखला में ध्यान रखना है, मलसर और पुलैन जनजातियां निवास करती हैं। क्या है? मलसर और पुलैन जनजातियां निवास करती हैं, ये आप यहाँ से याद रखना। इसके अलावा दक्षिण भारत की पहाड़ियों में एक बाबा बदनगिरी की पहाड़ी है। इसको बाबा बूदन भी लोग कह देते हैं। इसको क्या है? बाबा बूदन भी कह देते हैं। बाबा बदनगिरी का स्थान अगर आप देखोगे तो ये कर्नाटक में कहाँ है? कर्नाटक में चिकमंगलूर है, कर्नाटक का एक जिला, पश्चिमी घाट का। ये बहुत ही चर्चित है। ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य है। बाबा बूदन गिरी का नाम सूफी संत बाबा बूदान थे, इसलिए इसको बाबा बूदन भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबा बदन लिखा हुआ है, कभी कभी ये बाबा बूदन के नाम से भी आपसे पूछ लेता है। ये सूफी संत हुआ करते थे, बाबा बूदान, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में अरब से 7 कॉफी के बीज ला करके बाबा बूदान ने इन क्षेत्रों में उसको छिड़का था, उसका छिड़काव किया था, और फिर भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत इन्होंने करी थी। यानी ये पहले व्यक्ति थे जो कर्नाटक के क्षेत्र में कॉफी का बीज ला करके इसको लगाया था, और यहीं से भारत में कॉफी के बीजों का रोपण और कॉफी की फसल या उसके बागीचे लगाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। काफी मतलब कहवा, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो धार्मिक समन्वय का भी बहुत ढेर सारा पहलू निकल के आएगा। यह स्थल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ स्थित दत्तापीठ भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है और बाबा बुदान संयुक्त पूजा होती है, ये ध्यान रखना है। बाबा बुदन को भारत में कॉफी की जन्मभूमि कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में कॉफी की जन्मभूमि यही पहाड़ी श्रृंखला है। बाबा बुदान गिरी को भारत में कॉफी का यानी इसको भारत में कॉफी का उद्गम स्थल माना जाता है। आज भारत के कॉफी उद्योग की नींव यहीं पर पड़ी थी, यानी इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसमें पर्यटक स्थल की बात कर लेंगे तो यह जगह ट्रैकिंग, एडवेंचरस, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवाद इसमें इन दिनों क्या चल रहा है, तो दत्तापीठ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने दावा कर रखा है, जिसके कारण यह स्थल समय समय पे सांप्रदायिक विवाद का केंद्र भी बन जाता है। दोनों इस पे दावा करते हैं। हालांकि यह स्थल दोनों के सामंजस्य का प्रतीक भी है, बट कभी कभार धार्मिक उन्माद होता है। तो यहाँ पे कर्नाटक में अवश्य विवाद देखने को मिलता है। तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कि कर्नाटक में आपको मिलेगी। कॉफी, मसाला और औषधि उत्पाद ये इसके आर्थिक दशा को मजबूत करते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आगे की ओर चलेंगे तो दक्षिण भारत की एक और बहुत ही चर्चित पर्वत श्रृंखला होती है, चोटी होती है डोड्डा बेटा, जो कि ये आपको मिलेगी नीलगिरी श्रृंखला में, यानी नीलगिरी श्रृंखला में मिलती है। डोड्डा बेटा अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो डोड्डा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला में है और ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है, जो 2637 मीटर की ऊंचाई पे विराजमान है। और जबकि ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भी ध्यान रखना है। यानी इसको अगर देखा जाएगा तो दक्षिण भारत का ये क्या होता है, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी के रूप में इसको देखा जाएगा। दक्षिण भारत की क्या हो जाएगी, दूसरी सर्वोच्च चोटी के रूप में इसको आप देखेंगे या इसको आप यहां से जानेंगे। इसका नाम पहले बाडुग भाषा में बड़ा पहाड़ था, जो इसकी भव्यता को सिद्ध करता था। ऊटी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर यह पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम स्थल पे आता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मेल कौन कराता है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, और उस नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में डोड्डा बेटा चोटी पूर्वी और पश्चिमी घाट के विभाजक का भी काम करती है, उसके लिए ये जानी जाती है। बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ से हो जाता है। दक्षिण भारत का ये दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जैसा कि हमने आपको बताया। अन्नामलाई में जो अनाईमुडी श्रृंखला है उसके बाद दूसरे नंबर पे यही आता है। आसपास के क्षेत्र अगर देखा जाए तो घने वनों, सुगंधित जड़ी बूटियों से भरे रहते हैं। बहुत ढेर सारे पर्यटक क्षेत्र भी हमें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो ब्रिटिश काल में ऊटी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। 1908 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने इसकी पहुंच आसान करी, और 1983 में अगर देखा जाए TTDC ने शिखर पर दूरबीन घर खोला, जो पर्यटकों को नजदीक से प्राकृतिक आनंद लेने का अवसर देता है और स्वतंत्र भारत में पर्यटन विकास के लिए सबसे लोकप्रिय बन जाता है। पर्यटन आकर्षण इसमें ट्रैकिंग हो जाता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए ये दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए डोड्डा बेटा न तो प्राकृतिक दृश्यों का बल्कि खजाना है, बल्कि प्राकृतिक संरक्षण का प्रतीक भी है। और यहाँ पहुंच करके लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया। वाकई में यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि इसके महत्व को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाता है। तो दक्षिण भारत की और भी बहुत सारी चर्चित पर्वत श्रृंखला उनके बारे में भी आपको बताएंगे, बट अभी आज जो भरूचनाथ हमने आपको बताया, इसके अलावा अन्नामलाई बताया, इसके अलावा बाबा बुदन बताया और डोड्डा बेटा बताया, यहाँ से 4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा और भी जो इसमें महत्वपूर्ण बातें थी उनसे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो आने वाले दिनों में आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। मिलते हैं आप सबसे अगले सफर पे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।